हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज है मंडे 25 ऑफ अगस्त। तो आज के डेली करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए, आराम से सेशन को एंड तक देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीडीएफ क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर आप कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, टाइफून काजिकी किस महासागर में आया है? तो टाइफून काजिकी की बात करते हैं, किसी महासागर या सागर की बात करें तो ये हमको देखने को मिलेगा साउथ चाइना सी में। और पर्टिकुलर अगर हम ओशियन देखते हैं तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन में हमें देखने को मिलेगा टाइफून काजिकी। अगर आप लोकेशन देख रहे हैं तो ये टाइफून काजिकी है। अभी ये वेस्ट पैसिफिक ओशन में आया है, स्पेशली साउथ चाइना सी का जो रीजन है वहां पर हमें ये देखने को मिला है। और इसने प्रभावित किया है चाइना, वियतनाम और थाईलैंड को। इन देशों में इस तूफान के कारण काफी बारिश हुई है, अभी काफी लैंडफॉल देखने को मिला है। टाइफून काजिकी के नाम से इसका नामकरण किया गया। तो साउथ चाइना सी या फिर वेस्ट पैसिफिक ओशन, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। और पर्टिकुलर सी एरिया पूछते हैं तो ये साउथ चाइना सी से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है एग्जाम में। अब ये आगे बढ़ रहा है और ये हाइनान आइलैंड जो कि चाइना का आइलैंड है, अगर हम लोकेशन देखें मैप पर तो ये हाइनान आइलैंड हमें देखने को मिलेगा। चाइना का आइलैंड है, ये भी साउथ चाइना सी में ही देखने को मिलता है। तो इसको भी ये प्रभावित करने वाला है, अब ये इससे टकराएगा। तो चाइना की भी यहाँ पर बात करें, एक एशियन कंट्री है, कैपिटल है चाइना की बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और यहाँ पर करेंसी चलती है रेनमिनबी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है करेंसी। ये जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफी एग्जाम में पूछी गई है। तो टाइफून काजिकी किस महासागर में देखने को मिला? तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन। किस सागर में देखने को मिला? तो साउथ चाइना सी। और किन देशों को प्रभावित किया? तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन से लगे हुए जो देश हैं, चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, इसको प्रभावित किया है टाइफून काजिकी ने। रिसेंटली काफी सारे ऐसे टाइफून या चक्रवात, हरिकेन हमको देखने को मिले अलग अलग जगह पर, जिनको कुछ सेशंस में हमने डिस्कस किया है। इनमें से एक हरिकेन एरिन अभी हमने डिस्कस किया था इसी वीक, लास्ट वीक, अटलांटिक ओशियन में आया था और ईस्ट कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज जो है उनको प्रभावित किया था हरिकेन एरिन ने। फिर टाइफून पोडुल की बात करें तो ये साउथ चाइना सी में ही देखने को मिला था और इसने ताइवान को प्रभावित किया था। इसके अलावा टाइफून कोम में भी आया था अभी वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। इसने जापान, फिलीपींस और चाइना को प्रभावित किया था। ये सारे रिसेंट हमको इस मंथ में देखने को मिले हैं। साइक्लोन रेमल की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल में आया था। इसने भारत में वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया था और इसके अलावा बांग्लादेश के कुछ दक्षिणी हिस्सों को प्रभावित किया था। साइक्लोन रेमल कहां पर आया था? बे ऑफ बंगाल में। साइक्लोन आसना अरेबियन सी में देखने को मिला था, भारत में गुजरात को इसने प्रभावित किया था। साइक्लोन दाना ये भी बे ऑफ बंगाल में आया था और इंडिया में ओडिशा को इसने प्रभावित किया था। ओडिशा के जो पूर्वी तट है वहां पर सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी साइक्लोन दाना ने। फिर साइक्लोन फेंगल की बात करें बे ऑफ बंगाल में, लेकिन ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु को इसने प्रभावित किया था। और साइक्लोन गेरेंस की बात करें तो इंडियन ओशन में एक आइलैंड है, ला रियूनियन आइलैंड, इसको प्रभावित किया था साइक्लोन गेरेंस ने। तो किस ओशियन में देखने को मिला, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन में। सेकंड क्वेश्चन, इंद्रनील भट्टाचार्य को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नया मेंबर अपॉइंट किया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है? आरबीआई की एक कमेटी है जो कि भारत में जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। भारत में जो रेपो रेट होती है उसका निर्धारण, है ना, जो रेट्स होते हैं उनका निर्धारण करना, बैंक रेट हो गया उनका निर्धारण करना, ये सारे काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के होते हैं, आरबीआई की कमेटी। तो इसके नए मेंबर बने हैं इंद्रनील भट्टाचार्य। आपको पता है जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसमें टोटल मेंबर होते हैं 6। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि 6 मेंबर में से 3 तो आरबीआई के ही मेंबर होते हैं, आरबीआई के सदस्य से ही मेंबर बनते हैं।
और 3 मेंबर ऐसे होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। ऐसे जो कि जानकार होते हैं इकोनॉमी के, अर्थशास्त्र के जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, ऐसे 3 लोगों को नॉमिनेट करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो 3 लोग नॉमिनेट होते हैं उनका कार्यकाल होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 4 साल का, और बाकी जो 3 मेंबर हैं वो आरबीआई के ही मेंबर हैं। तो जब तक वो अपने पद पर हैं तब तक वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य हो सकते हैं, बदले भी जा सकते हैं, पर ये इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल मेंबर होते हैं 6। इंद्रजीत भट्टाचार्य जो कि हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर बने हैं। वैसे इसी साल इंद्रनील भट्टाचार्य मार्च 2025 में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए। अब ये आरबीआई के ही मेंबर हैं, आरबीआई के सदस्य हैं, जॉब में हैं। तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 मेंबर जो कि आरबीआई से आते हैं उनमें से एक बने हैं। अभी तक ये पद राजीव रंजन के पास था, इनको रिप्लेस कर दिया है, और अक्टूबर 2025 में अब जो मीटिंग होगी उसमें नए मेंबर होंगे इंद्रनील भट्टाचार्य। डन हो जाता है। पता चल गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जिसके तहत इंडिया में 1935 में आरबीआई का भी गठन किया गया था, उसी एक्ट के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाता है। मतलब एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है, एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया है। हालांकि इसका गठन बहुत बाद में हुआ है। इसका गठन एक उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पर पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी 27 जून 2016 को। 6 मेंबर की कमेटी है। इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, ये सारे जो निर्धारण है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 मेंबर, 3 आरबीआई से, 3 आएंगे कहां से? इंडियन गवर्नमेंट जिनको नॉमिनेट करेगी। जो 3 आरबीआई से होते हैं ना, उनमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक्स ऑफिसो चेयरमैन या एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। 3 मेंबर जो आरबीआई से, इनमें एक होता है गवर्नर, एक होता है डिप्टी गवर्नर और एक होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहां पर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, इंद्रनील भट्टाचार्य। मतलब इन 3 पोस्ट पर जो आएगा वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बाय डिफॉल्ट मेंबर होगा, ठीक है। और 3 मेंबर इंडियन गवर्नमेंट से आते हैं। कमेटी का चेयरमैन आरबीआई के गवर्नर होते हैं हमेशा। कार्यकाल कितना होता है? 3 मेंबर जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेट कर रही है, 4 साल का कार्यकाल, और आरबीआई के मेंबर जब तक अपने पद पर हैं तब तक। मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कम से कम 4 बार होती है पूरे साल भर में, लेकिन कभी भी आयोजित की जा सकती है। मीटिंग बीच में भी हो सकती है, इसके अलावा भी मीटिंग्स बुलाई जा सकती है, लेकिन मिनिमम 4 बार तो होना ही है। मीटिंग में डिसीजन मेजोरिटी के आधार पर लिया जाता है। अगर वोट टाई होता है तो जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कास्टिंग वोट कर सकते हैं ना, उनको कास्टिंग वोट डालने का, निर्णायक मत डालने का अधिकार होता है। आगे आइए। हाल ही में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 नए रीजनल कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक संस्था है इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जो प्रोसेस्ड फूड है, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, उनके एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट के लिए काम करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। इसके तहत भारत में 3 नए रीजनल ऑफिस खोले गए हैं इसी संस्था के। ये जो संस्था है ना, मेन इसकी स्थापना 1986 में की गई थी इंडिया में। उद्देश्य आपको पता चल ही गया कि उद्देश्य क्या है। इसने 3 नए जो रीजनल ऑफिस इंडिया में अनाउंस किए हैं, पटना, रायपुर और देहरादून में ये खोले जाने वाले हैं। तो रीजनल ऑफिस का काम भी यही होगा, रीजनल लेवल पर, एक क्षेत्रीय लेवल पर ये एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट को बढ़ाने और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, क्योंकि मेन बॉडी का काम वही है। और एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब एक्ट के माध्यम से संस्था का निर्माण किया गया। संस्था की स्थापना 13 फरवरी 1986 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करती है।
वर्तमान में इसके रीजनल ऑफिस देखने को मिलते हैं 16 पूरे इंडिया में। रीजनल ऑफिस क्या करते हैं? वही काम जो मेन संस्था करती है। जहां भी रीजनल ऑफिस होगा उस एरिया में जो फार्मर्स हैं, जो एक्सपोर्टर है, उनको आपस में जोड़ेंगे ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा फार्मर्स और कंपनीज को टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, लैब्स से जोड़ने के काम, उनकी क्वालिटी सुधारने के लिए, सर्टिफिकेशन देने के लिए ये मदद करते हैं। तो सारा काम ये रीजनल ऑफिस कर देगा। इसके अलावा लोकल प्रोड्यूसर को बताते हैं कि भाई उस क्षेत्र में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है, ताकि उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। स्कीम्स के माध्यम से सब्सिडीज आदि की जानकारी लोकल किसानों को भी दी जाती है ताकि वो प्रोडक्ट को उगा सके। तो इस तरीके से ऑल ओवर देखें तो फूड, जो प्रोसेस्ड फूड है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए संस्था काम करती है और उसके रीजनल ऑफिस भी पर्टिकुलर एक रीजन में काम करते हैं। ठीक है, तो 3 नए रीजनल ऑफिस अनाउंस किए हैं इस संस्था ने। डन। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए आप स्टडी मटेरियल ज्वाइन कर सकते हैं। बायलिंगुअल ई बुक आपको मिल जाएगी जहां पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस पूरा आपका इस ई बुक में कवर हो जाएगा। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके लिए डिजाइन किया गया है। प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के आधार पर पूरे ई बुक को यहां पर आपके लिए तैयार किया गया है। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। बायलिंगुअल है, ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप अवेल कर सकते। हेल्पलाइन नंबर है आपके लिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट अवेल कीजिए और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के इंजन के लिए किस फ्रांसीसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? अच्छा, 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट समझते हैं। 5th जनरेशन, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। और स्टील्थ फाइटर जेट मतलब जो किसी भी रडार के पकड़ में आए बिना आराम से उड़ सकते हैं और जिनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। तो रडार और ऐसे कोई भी सिस्टम है ना, जो कि डिटेक्ट कर सकता है, उनसे बच के निकल सकते। अभी तक इंडिया में आपको पता है 4.5 जनरेशन के ही हम फाइटर जेट यूज कर रहे हैं, तेजस जैसे। लेकिन अब हमने 5th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। साफरान इस फ्रांसीसी कंपनी का नाम है। तो हमसे देश पूछेगा एग्जाम में, पर्टिकुलर कंपनी पूछे इसकी संभावना कम है। देश पूछे किसके साथ समझौता हुआ है, तो फ्रांस के साथ हुआ है, क्योंकि कंपनी फ्रांस की। समझ में आया? तो फाइटर जेट एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत 5th जनरेशन के ये फाइटर जेट बनाए जाएंगे, है ना। ये इंडिया का एक प्रोग्राम है। ठीक है, अगर हम एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की बात करें, इंडिया का एक डिफेंस प्रोजेक्ट है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन्हें 5th जनरेशन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट मिल सके, इसके लिए इस प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, ताकि हम ऐसे 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनका निर्माण कर सके। तो 2024 में एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसको हेड कर रही है। टाइमलाइन है 2028-29 तक हम प्रोटोटाइप तैयार कर लेंगे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के, और सब सही चला तो 2034 तक हमारी सेना में, एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में शामिल हो जाएंगे 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट। अभी तक हम इंडिया में 5th जनरेशन के इंजन नहीं बनाते। बहुत कम देश है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना पाए हैं। ओके, बहुत सारे देश यूज कर रहे हैं, लेकिन 3-4 देशों ने ही उसका निर्माण किया, यूएसए, चाइना और रशिया जैसे 3 ही होंगे, आगे हम बात करेंगे। जो इनिशियल कॉस्ट आना है ना पूरे प्रोग्राम की, प्रोजेक्ट की, वो 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसके तहत हम बनाएंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है 5th जनरेशन फाइटर जेट में, मतलब रडार की नजर में आए बिना संचालित हो सकते हैं, जा सकते हैं, दुश्मनों पर अटैक कर सकते हैं। सुपर क्रूज कैपेबिलिटी,
मतलब एक ही स्पीड से, बूस्टर की बार बार जरूरत नहीं है, एक ही सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकते हैं। और इसके अलावा एडवांस सेंसर होते हैं, वेपन्स का यूज किया जाता है, रडार, जो एडवांस रडार हैं उनका यूज किया जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई। अभी तक यूएसए, रशिया और चाइना, तीन ऐसे देश है जिन्होंने इस प्रकार के फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट बनाए हैं या फिर डेवलप किए। दूसरे देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंजन बनाना काफी मुश्किल है। इंडिया के साथ भी वही प्रॉब्लम आ रहा है कि फिफ्थ जनरेशन कावेरी इंजन की भी डिमांड उठी थी। आपने अगर सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हो तो 2-3 महीने पहले हमने भी बात की थी कावेरी इंजन की। उसकी डिमांड उठी थी कि फिफ्थ जनरेशन कावेरी इंजन, जिसका पहले से प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है, उसको वापस शुरू किया जाए और हम निर्माण करें। पर काफी उन्नत टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, तो हमने फ्रांस की कंपनी के साथ अभी के लिए समझौता। यूएसए के पास F-22 रैप्टर, F-35 ऐसे फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट है। रशिया के पास सुखोई Su-57, चाइना के पास चेंगडू J-20, माइटी ड्रैगन और शेनयांग FC-31 ऐसे फाइटर जेट है ना। तो ये अलग अलग देशों के पास है अभी। रशिया अमेरिका कहता है कि आप हमसे F-35 को खरीदो, पर इंडिया अभी तक नहीं खरीद रहा है। और होप की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि हम या तो रशिया से ऐसी टेक्नोलॉजी ले लेंगे या फिर हम खुद ही अपने यहाँ पर इन फ्यूचर 10 साल में फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट बना ही लेंगे। ओके, काम चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोहर सुल्ताना, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित? गोहर सुल्ताना की बात करें, एक इंडियन फीमेल क्रिकेटर है। तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलों से हाल ही में संन्यास या रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। देखिए, ज्यादा इन्हें कोई बड़ा अवार्ड ऐसा नेशनल लेवल पर जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो नहीं दिए गए, लेकिन प्लेयर बहुत अच्छी और काफी सुर्खियों में भी रही है ये इनके करियर में। तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से ये आती है, एक स्पिनर बॉलर है ना, इंडियन विमेन टीम में गोहर सुल्ताना। इन्होंने हाल ही में नेशनल विमेन्स क्रिकेट टीम से जो इंटरनेशनल क्रिकेट गेम से उससे संन्यास ले लिया है। विमेन क्रिकेट टीम की ये हिस्सा रही है, सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। वनडे, T20 टेस्ट, सभी में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनके टाइम पीरियड में। ठीक है, तो गोहर सुल्ताना किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिकेट से, जिन्होंने रिटायरमेंट लिया। इनके अलावा कुछ और खिलाड़ी जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट लिया है, एक वंदना कटारिया बहुत सुर्खियों में रही, क्योंकि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल हॉकी मैच फीमेल में इन्होंने ही खेले। वंदना कटारिया ने हॉकी खेलों से संन्यास की घोषणा की है, हॉकी की प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा हॉकी मैच इंडिया के लिए विमेन में इन्होंने ही खेले। फिर बी सुमिथा रेड्डी, इनकी बात करें तो बैडमिंटन प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल की इंडिया के। और वेदा कृष्णमूर्ति क्रिकेटर है, सभी फॉर्मेट से इन्होंने रिटायरमेंट। यूनाइटेड नेशन ने किस जगह पर अकाल की घोषणा की है? यूनाइटेड नेशन ने पहली बार एक वेस्ट एशियन प्लेस को अकाल घोषित किया। एक वेस्टर्न एशियन प्लेस है, और ये प्लेस है, आप सभी को पता है, गाजा। तो यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में गाजा में अकाल की घोषणा की। ठीक है, क्योंकि गाजा के बारे में हम सभी जानते हैं, फिलिस्तीन के अंडर में है गाजा, फिलिस्तीन का प्लेस है। और यहां पर जो इजराइल और फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट या वॉर चल रहा है, स्पेशली हमास और इजराइल के मध्य का है, इसमें लगभग पूरा गाजा तबाह होता जा रहा है। इसीलिए, क्योंकि यहां पर भुखमरी की काफी दयनीय कंडीशन है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली गाजा में अकाल की घोषणा की है। और पहली बार वेस्ट एशिया का कोई प्लेस जहां पर अकाल घोषित किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। गाजा में 5 लाख लोग वर्तमान में भूख से ग्रस्त हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन के कुछ इंडिकेटर्स है जिनके आधार पर ये किसी प्लेस को अकाल युक्त घोषित करता है। अकाल युक्त बोला है, मुक्त नहीं बोला है, ठीक है, मतलब जहां पर ये अकाल घोषित करता है। देखिए, 3 कंडीशन होना जरूरी है अगर किसी भी क्षेत्र को अकाल वाला क्षेत्र घोषित करना है। पहली चीज, वहां पर जो 100% घर है, आबादी है, उनमें से कम 20% घरों के पास
न्यूनतम जरूरतें पूरी करने की भी साधन ना हो खाने की। मतलब 20% मिनिमम ऐसे घर होना चाहिए जो कि बेसिक जिंदा रहने के लिए भी नहीं खा पा रहे, मतलब उनके पास है ही नहीं। पहली कंडीशन तो ये। सेकेंड, जनसंख्या का 30% से अधिक लोग मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से ग्रस्त हो। ठीक है, 30% टोटल जनसंख्या का, इससे ज्यादा अगर कुपोषण से ग्रस्त है तो ये सेकेंड कंडीशन। और थर्ड, हर दिन 10,000 लोगों में से कम 2 लोग या तो भूखमरी से या भूखमरी के कारण जो डिसीज होती है उनके कारण मर रहे हो। तो ये 3 कंडीशन अगर कोई कहीं पर फुलफिल होती हुई दिखाई देती है तो उसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया। और अभी वेस्ट एशिया का पहला प्लेस जिसमें अकाल घोषित किया गया गाजा है। ठीक है, तीनों कंडीशन जहां पर पूरी होती है तो यूनाइटेड नेशन वहां पर अकाल घोषित। गाजा की लोकेशन आप सभी को पता है ना, इजराइल के वेस्ट में एक स्ट्रिप या पट्टी जैसा देखने को मिलता है, लेकिन ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग। तो गाजा फिलिस्तीन की एक सिटी है, फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। फिलिस्तीन देश को यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर कंट्रीज में से ऑलमोस्ट 147 कंट्रीज मान्यता देती। पर हमास और इसराइल के मध्य में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण इसराइल की लगातार यहाँ पर बॉम्बिंग देखने को मिल रही है, लगातार यहाँ पर युद्ध देखने को मिल रहा है, जिसके कारण गाजा खत्म होता जा रहा है लगभग। आप सभी जानते हैं लगभग, आप भी न्यूज देखते ही होंगे। आगे आते हैं, भारत का पहला फिनटेक हब किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला फिनटेक, फाइनेंस सेक्टर की टेक्नोलॉजी इसे कहा जाता है शॉर्ट में फिनटेक। तो इंडिया का पहला फिनटेक हब लॉन्च किया गया है ओडिशा में। देखिए, फिनटेक हब को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए फिनटेक सेक्टर क्या होता है, तब तो हम समझे कि फिनटेक हब क्या होता है। फिनटेक सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज जहां पर प्रोवाइड की जाती है वो सारे सेक्टर फिनटेक सेक्टर होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जहां पर फाइनेंस या फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती है और इनमें टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, तो फिन एक तो फाइनेंस सेक्टर हो गया, फिन सेक्टर हो गया, और अगर उसमें टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है तो फिनटेक सेक्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पेटीएम, बैंकिंग, इंश्योरेंस है ना, इन्वेस्टमेंट, पेमेंट सिस्टम जो होता है, ये सब क्या, इनमें ये सब फाइनेंस सेक्टर है, और अगर इसमें टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है फिनटेक सेक्टर। अगर हम एग्जाम्पल देखें फिनटेक सेक्टर के तो देखिए डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, पेटीएम, ये क्या है? फाइनेंशियल सर्विस है, फिनटेक सेक्टर है। अगर इसमें टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है, सारी टेक्नोलॉजीज ही है। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक और जितने भी XYZ, ये क्या है? ये सब फाइनेंशियल सेक्टर है, टेक्नोलॉजीज पर आधारित। और ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करते हैं, बिटकॉइन जैसी, तो ये सब क्या आता है? ये सब फिनटेक सेक्टर में आता है। अभी क्या हुआ है कि ओडिशा में भारत का पहला फिनटेक हब, मतलब एक पूरा, जैसे कॉलोनीज होती है ना, वैसे पूरा एक सेक्टर, एक क्षेत्र डेवलप किया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र जैसे डेवलप किया जाता। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना, यूथ जो है उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना, और फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उसमें टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य होगा फर्स्ट फिनटेक हब को बनाए जाने का। तो ये लॉन्च किया गया है ओडिशा में। ओडिशा के सीएम जो है मोहन चरण मांझी, इनके द्वारा भुवनेश्वर में इसे लॉन्च किया। हब का नाम रखा गया है इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हब, इंडिया का पहला फिनटेक हब, ग्लोबल फिनटेक हब है ये। काम, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा इंश्योर टेक मतलब इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी। इसमें स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत के जो यूथ है उनको फाइनेंशियल या फिनटेक सेक्टर में ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज सिखाए जाएंगे। 5 साल में 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है। 5 महीने में हाइब्रिड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी यहां पर लाया जाएगा। इसके अलावा हब में भारत में फिनटेक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए भी काम किया जा रहा है। फिनटेक सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको सब्सिडी दी जाएगी, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ये पहले फिनटेक हब का मुख्य कहां पर शुरू किया गया? भारत के ओडिशा राज्य में, भुवनेश्वर।
अंतर्राष्ट्रीय दास्ता स्मरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। दास्ता के बारे में, स्लेवरी के बारे में आप सभी को पता है ना, किसी को भी इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दास्ता का पूरी तरीके से खत्म करने का प्रावधान करता है। अगर हम फंडामेंटल राइट्स को उठा लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा इनडायरेक्टली कि इंडिया में दास्ता पूरी तरीके से खत्म की जा चुकी है। अगर हम आर्टिकल 23 पढ़ लेते हैं ना, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, तो कहीं ना कहीं दास्ता के विरुद्ध अधिकार देता है प्रत्येक नागरिक को इंडिया में। तो पूरे वर्ल्ड में दास्ता या स्लेवरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम रही है, इसके प्रति लोगों को अवेयर करना, स्लेवरी को पूरी तरीके से खत्म करना, स्लेव ट्रेड को खत्म करना, और जिनके प्रति अत्याचार हुआ है उनकी याद में ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। यूनेस्को के द्वारा इसे 1997 में मान्यता दी गई थी। इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेवरी ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। ये भी इंटरनेशनल स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे है। सबसे ज्यादा जो दास्ता इतिहास में देखने को मिली है ना, वो अफ्रीकी देशों के लोगों में, मतलब उनको दास बनाकर रखा जाता था यूरोपीय देशों के द्वारा। अब कोई भी डे मना लो, पर ये रियलिटी है कि अभी यूरोप के देशों के अत्याचार हुए हैं, एशियाई देशों पर, हम पर भी हुए हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देशों पर सबसे ज्यादा, अफ्रीकी देश सबसे ज्यादा दास्ता की चपेट में आए। एक्चुअल में होता क्या था, इससे कहा जाता है पता, स्लेव ट्राइंगल काफी फेमस था, जो कि अफ्रीकी देशों के लोगों पर होता था। इसमें होता था, देखिए, इसे ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड भी कहा जाता है। यूरोपीय देशों ने क्या किया, हथियार या गन, अल्कोहल और ऐसी चीजें, पैसा अफ्रीकी देशों को देकर उनसे दास खरीदे, जो वहां के राजा रहे होंगे या फिर जिनका डोमिनेंस रहा होगा, जो डिक्टेटर होंगे, उनके साम्राज्य से उनको हथियार दिए, उनको अल्कोहल, दारू, शराब दी, पैसा दिया और उनसे दास खरीदे। मतलब उनके राज्य के जो लोग हैं, गरीब या ऐसे लोगों को यूरोपियों ने खरीद कर उत्तरी और दक्षिण अमेरिका भेजा, वहां पर उनसे कॉफी की खेती करवाई और जो भी काम वो करवा सकते थे, शुगर कैन मतलब गन्ने की खेती, कॉफी, कॉटन, जो भी खेती करवाई, 24-24 घंटे उनसे काम करवाया। दास है वो, तो उनको तो खरीद ही लिया, शोषण तो करना ही है। अब उनके द्वारा जो प्रोडक्ट निकल के आया उसको भेजा वापस यूरोपीय देशों में, मतलब अपने देशों में प्रोसेस के लिए, रॉ मटेरियल था, वहां से उन्होंने शुगर बनाई, अगर गन्ने का कोई प्रोडक्ट निकाला है तो गन्ने भेजे, शुगर निकाली, फिर वहां से बेची, तो यूरोपीय देशों ने काफी पैसा कमाया। ये स्लेव ट्रायंगल कहलाता है। तो यूरोपीय देशों का बहुत अत्याचार रहा है। हालांकि धीरे धीरे अब इसे स्लेवरी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया आगे चलकर, और इसे खत्म कर दिया गया। तो इसी की याद में, ये जो अत्याचार हुए ना, इसकी याद में इंटरनेशनल स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, जिन लोगों पर यह अत्याचार हुआ। कब? 23 अगस्त को। एक डे और मनाया जाता है 2 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 2 अलग अलग डे है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सौर मौसम या सोलर वेदर को समझने के लिए सूर्या एआई किन संस्थाओं के द्वारा लॉन्च किया गया है? सोलर वेदर को समझने के लिए सूर्या एआई को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है नासा और आईबीएम को। एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है आईबीएम, एक तो ये, और एक नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इन्होंने सूर्या एआई को लॉन्च किया ताकि सन के वेदर को समझ सके। सन के वेदर को जब समझ पाएंगे तो हमारे जो सैटेलाइट है, जीपीएस है, जो पावर ग्रिड है ना, जो हमारे हाइड्रो पावर डैम होंगे, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए नासा और आईबीएम ने हाथ मिलाया है और एक एडवांस्ड एआई टूल विकसित किया है, सूर्या एआई। इसे लॉन्च किया गया सोलर ऑब्जर्वेशन, है ना, सोलर ऑब्जर्वेशन के लिए इसे यूज किया जाएगा। सोलर एक्टिविटी को पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है इससे, कि भाई वहां पर सोलर फ्लेयर्स कब आने वाले हैं, कोरोनल मास इजेक्शन कब होने वाला है ना, क्योंकि इनके कारण जो हमारी पृथ्वी पर सैटेलाइट और जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो खराब हो जाते हैं।
यहां पर देखिए ये दो वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे, सोलर फ्लेयर्स। अगर इसकी बात करें तो सूरज की सतह पर जो चमकदार रोशनी समय समय पर उठती है, विस्फोट जैसा, ब्लास्ट जैसा होता है, इसे सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है ना। हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं और इनसे क्या होता है, इनकी रेंज में आने से हमारे सैटेलाइट या हमारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो खराब हो सकते हैं। इसके अलावा कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें तो सूर्य की सतह जिसे कोरोना कहा जाता है उस पर गैस और प्लाज्मा का ब्लास्ट होता है, और इससे क्या होता है, प्लाज्मा स्पेस में फैलता है और इससे भी हमारे जितने भी इक्विपमेंट है वो खराब होते हैं। बहुत इफेक्ट आता है इन चीजों का, जैसे ज्वार भाटा आता है ना, वैसा पृथ्वी पे ही सबका इफेक्ट पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ये भी हमको एक इसका आ, तरीका देखने को मिलता है, एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक चीजें जैसे रेडियो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। जीपीएस सिग्नल्स जो हमारे शिप है बड़े बड़े समुद्र में, उनको भी खराब हो जाते हैं, काफी दिक्कत आती है। एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स का खतरा बढ़ जाता है। बिजली के जो नेटवर्क है, पावर प्लांट्स, ट्रांसमीटर, ट्रांसफार्मर, बहुत ही दिक्कत आती है इनमें, सैटेलाइट वगैरह सब खराब हो जाते हैं। तो इनको प्रिडिक्ट किया जा सके पहले से ही, सोलर वेदर को प्रिडिक्ट किया जा सके, इसलिए सूर्या एआई को लॉन्च किया है नासा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी और आईबीएम ने। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और आईबीएम की स्थापना 1911 में की गई थी, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी। लास्ट क्वेश्चन, फसाई का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? फसाई जो कि हमारी एक स्ट्रेचरी बॉडी है, इसके सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है रजित पुन्हानी को। देखिए फसाई की बात करते हैं तो एक स्टेचुरी बॉडी है, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता है भारत में जो फूड सर्टिफिकेट देता है वो फसाई देता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं ना, कुछ भी खरीदते हो ग्रोसरी शॉप से, तो पीछे देखना फसाई का उस पर लोगो दिया होता है, जो कि सर्टिफाइड करता है उस खाने के प्रोडक्ट को। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई के नए सीईओ के रूप में रजित पुन्हानी को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने एक गंजी कमाला वी राव इनको रिप्लेस किया है। सीईओ के बारे में से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, पर फिर भी याद रखिए क्योंकि नए नए अपॉइंट हुए हैं। अगर हम फसई की बात करें, भारत में फूड के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इंपोर्ट, इनको रेगुलेट करने वाले स्टेचुरी बॉडी है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। सीईओ तो पुन्हानी जी बने हैं, लेकिन अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो पुण्य सलीला श्रीवास्तव इस संस्था के चेयरमैन के पद पर है, अध्यक्ष। फसई के 4 रीजनल ऑफिस देखने को मिलते हैं पूरे इंडिया में। हेडक्वार्टर तो इसका दिल्ली में, लेकिन पूरे इंडिया में अगर इसके 4 रीजनल ऑफिस देखें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत यह संस्था काम करती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे 25 अगस्त के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, रिवाइज कर लेते हैं। बक्सर थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? बक्सर थर्मल पावर प्लांट यह बनाया जा रहा है बिहार राज्य में। यमुना जल पाइपलाइन परियोजना किन 2 राज्यों के बीच में बनाई जाएगी? यह बनाई जाएगी हरियाणा और राजस्थान के मध्य में। इसके बाद आते हैं, आगे है ड्रैक पैसेज, जहां पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है, किसके बीच में स्थित है? तो ये अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के मध्य में देखने को मिलेगी वाटर बॉडी ड्रैक पैसेज। भारत ने ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पॉलिसी बनाई है। वर्तमान में भारत में कितनी ऐसी साइट्स हैं? तो ऐसी साइट्स हैं इंडिया में 3। अलग राज्य टिपरा लैंड की डिमांड किस राज्य में की जा रही है? तो इसकी डिमांड की जा रही है कहां पर? त्रिपुरा में। भारत की किस फिल्म को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2025 में स्क्रीनिंग के लिए चुना गया है? तो शेप ऑफ मोमो को। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ अब किस टेस्ट की शुरुआत की है? तो यह टेस्ट हो जाएगा ब्रोंको टेस्ट।
हाल ही में नासा ने यूरेनस का नया मून खोजा है। यूरेनस के टोटल मून कितने हो गए? 29। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार लगातार किसे चुना गया? तो ये हो जाते हैं अजय सिंह, तीसरी बार लगातार। और स्वराज पाल जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक बिजनेसमैन और समाज सेवी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ये इंग्लिश है नागालैंड की। प्रसिद्ध अर्थशास्त्र नामक बुक को लिखा है चाणक्य ने, और कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है ओडिशा में। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा, ध्यान से पढ़िए। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? और पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तीनों क्वेश्चन आई थिंक सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर एसएससी के एग्जाम में। तो ध्यान से कमेंट कीजिएगा तीनों के आंसर को। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।